हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ एंड वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक डैट इज़ द डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल शशि अग्रवाल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो डिस्चार्ज होता है या टर्मिनेट होता है तो जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो राइट एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और देयर आर डिफरेंट मोड्स जिसके द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट जिसको सेक्शन 62, सेक्शन 63 डील करता है। डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच सेक्शन 39, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस जिसको सेक्शन 37, 38, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी जिसके ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन सेपरेट से भी आ सकता है जिसको सेक्शन 56 डील करता है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि पार्टी जो है आपस में करती हैं, और यहाँ पे जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पार्टी ऑफ़र देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। और उसी तरह एग्रीमेंट के अंदर सारे एसेंशियल जो सेक्शन 10 के अंदर है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और उसी तरह उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट जिसको हम कहते हैं कि आपसी रजामंदी से, आपसी कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट कैन बी डिस्चार्ज विदाउट देयर परफॉर्मेंस by means of another agreement between the parties which provide for the extinguishment of the earlier rights and obligation। देखो, जब पार्टी जो है एग्री करती हैं आपसी कंसेंट के साथ, जो उन्होंने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसकी जगह पे वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब आ जाता है। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो जो पहले राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर दी वेरियस मोड्स जिसके द्वारा हम डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर दी वेरियस मोड्स। फर्स्ट जो है नवेशन है, ऑल्ट्रेशन है, रिसेशन है, रिमिशन है, वेवर है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन है। तो नवेशन को पहले हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि नवेशन का मतलब होता है न्यूनेस, कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है वही रहता है लेकिन उसके अंदर जो पार्टीज़ हैं वो नहीं आ जाती हैं। इट मीन्स देयर बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट, कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो सेम पार्टीज़ के अंदर भी हो सकता है या उसके अंदर क्या है कि नई पार्टीज़ भी आ सकती हैं। और यहाँ पे क्या है कि आपसी कंसेंट के साथ, आपसी रजामंदी के साथ क्या है कि ये चीज़ें की जाती है। द कंसिडरेशन म्यूचुअली बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपसी रजामंदी से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे जो है उसके अंदर जो है नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन दी न्यू पार्टीज आ जाता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि जो सारी पार्टीज़ की कंसेंट चाहिए होती है, उसी के बेसिस पे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कैंसिल किया जाता है और उसकी जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और प्रोवाइडेड कि जो न्यू एग्रीमेंट है दैट शुड बी वैलिड और इन्फोर्सिबल। अगर न्यू एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्ट करता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही रिवाइव हो जाता है। तो नवेशन को हम दो वे से कर सकते हैं। एक तो क्या है कि पुरानी पार्टीज़ की जगह पे न्यू पार्टीज़ आ जाएंगी, या पार्टी जो है सेम रहती हैं बट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। जैसे दो कंपनी जब अमेलगमेट हो जाती हैं तो न्यू कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो जो क्रेडिटर ऑफ दी ओल्ड कंपनीज होती हैं वो अपनी न्यू कंपनी के अगेंस्ट जो है अपने क्लेम ले सकते हैं, और यहाँ पे न्यू कंपनी जो है डैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दी ओल्ड कंपनी। तो असेंशियल्स क्या है? देखो, नवेशन जो हमने नयापन लाना है
वो सभी पार्टीज़ की रजामंदी, सभी पार्टी की कंसेंट के साथ होना चाहिए। और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा होना चाहिए जो कि लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। और उसी तरह जो एग्रीमेंट टू सब्स्टिट्यूट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन, जब हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसकी मेच्योरिटी से पहले होना चाहिए। द एग्रीमेंट टू सब्स्टिट्यूट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का सेकेंड मोड जो है दैट इज द ऑल्ट्रेशन। इट मीन्स ए चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स को हम चेंज करते हैं, या एक टर्म को या एक से ज़्यादा टर्म को चेंज करते हैं। ऑल्ट्रेशन तभी वैलिड होती है, ये चेंज तभी एप्लीकेबल होती है, तभी वैलिड होती है अगर सारी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं उनकी रजामंदी से होता है, उनकी कंसेंट से होता है। देयर इज़ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंजेस आती हैं बट पार्टीज़ के अंदर चेंज नहीं आती। जैसे नोवेशन के अंदर न्यू पार्टीज़ भी हो सकती हैं, बट ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या है कि सिर्फ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है चेंज, बट पार्टी जो है सेम ही रहती है। जैसे एक्स एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद वाई फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 बेल ऑफ कॉटन एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 जुलाई 1980। तो एक्स जो है उसने वाई को 1000 बेल जो है सप्लाई करना था और डेट जो थी 1 जुलाई 1980 थी, लेकिन एक्स और वाई जो है दोनों एग्री कर जाते हैं, दोनों के कंसेंट से डिलीवरी की डेट जो है 1 जुलाई की जगह पे 1 सितंबर रख दी जाती है। तो ये ऑल्ट्रेशन की गई है। रिसेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। अगर देखो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में एग्री करती हैं कि अब हमने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल करना है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है परफॉर्म करने की, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन है उसको आपसी रजामंदी के साथ जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, जिसको सेक्शन 64 डील करता है। तो रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब हमने कैंसिलेशन करनी है तो एक तो पार्टीज़ की अपनी कंसेंट के साथ होनी चाहिए, और दूसरा जो है एग्रीव्ड पार्टी कर सकती है। जब एक पार्टी जो है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एग्रीव्ड पार्टी जो है रिसाइन कर सकती है, और उसी तरह वो अपना कंपनसेशन भी ले सकती है। वेयर ए पार्टी हैज़ कमिटेड ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी जो है टर्म्स को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी जो सफ़र करती है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बट उसी तरह वो अपना कंपनसेशन का उसका राइट बरकरार रहता है, कंपनसेशन वो क्लेम कर सकती है। और उसी तरह जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे जो पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो वो भी चाहे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल कर सकती है। रिमिशन, देखो रिमिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ ए यूनिलेटरल एक्ट ऑफ प्रॉमिस डिस्चार्जिंग एट हिज विल एंड प्लेयर ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए ने काफ़ी सारा पैसा जो है बी का देना था, तो यहाँ पे सी जो है ऑफर टू पे लेसर सम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ बीज क्लेम ऑन ए। तो यहाँ पे सी कहता है कि जो बी ने तेरे पैसे देने हैं, जैसे मान लो ए ने जो है 1000 बी का देना है, तो सी कहता है कि तू इसको 800 जो है ले ले, और मान ले कि जो है ए ने सारे पैसे दे दिए, बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसने 1000 की जगह पे 800 एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो ए से जो है जब वो 800 ले लेता है तो 1200 रिमेनिंग जो है क्लेम नहीं कर सकता। वेवर, तो यहाँ पे क्या है कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है अपनी इच्छा से अपना राइट जो है छोड़ देती है, तो अदर पार्टी जो है जो उसने राइट छोड़ा है उस ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे वेवर के अंदर ना तो देखो एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, ना ही कोई कंसिडरेशन नेसेसरी है। जैसे ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, बी उसको मना कर देता है, तो ए को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसने अपना परफॉर्म करना है। ऑन अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, ये काफ़ी सारी बुक्स के अंदर नहीं है, पुरानी बुक्स के अंदर है। देखो अकॉर्ड के अंदर क्या है कि जैसे प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इज़ ड्यू अंडर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ड्यू है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आपने 1000 किसी का देना है तो आप उसको ऑफर कर रहे हो 750, तो 750 जो है प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेस देन, क्योंकि ड्यू तो 1000 था। सेटिस्फेक्शन होता है कि जब 1000 की जगह पे 750 पे किया जाता है तो ये सेटिस्फेक्शन है। अकॉर्ड जो है अनइन्फोर्सेबल है, बट अगर इसके साथ भुगतान कर दिया जाता है
तो वहाँ पे जो पार्टी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। 1000 की जगह पे 750 पे कर दिया जाता है और पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो बाद में वो 250 क्लेम नहीं कर सकती। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, इसके दो मेथड हैं, एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस का होता है कि जब जो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया है, तो वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो जाती है। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट करनी है और बी पिक्चर पेंट करने के बाद ए को उसका भुगतान कर देता है, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूट हो गया। ना ए की अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना बी की रहती है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर क्या है कि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। देखो एक पार्टी जो है अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की ऑफर देती है, वो टाइमिंग जो है, प्रॉपर प्लेस है, बट उसको जो प्रॉमिस ही है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है कि उसने ऑफर किया बट दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिस पार्टी ने ऑफर दिया वो डिस्चार्ज, क्योंकि उसने ऑफर दी है तो जिसकी वजह से वो अब उस अपनी ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाती है। उसी तरह डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो इसके मोड्स हैं इंसॉल्वेंट, मर्जर, ऑल्ट्रेशन एंड डेथ, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। देखो इंसॉल्वेंट होता है कि जब किसी व्यक्ति का दिवालिया निकल जाता है तो उसके सारे राइट्स, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाती है। तो राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द इंसॉल्वेंट आर विद सर्टेन एक्सेप्शन दे आर ट्रांसफर टू द ऑफिशियल रिसीवर। मर्जर होता है कि यहाँ पे जब when there is acceptance of a higher security in the place of the lawyer, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा क्या होता है कि आपके जो लोअर राइट्स थे वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं क्योंकि आपके पास ग्रेटर राइट आ जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ए जो है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि उसने रेंट पे ले रखी थी, बाद में वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, तो उसके जो राइट एज ए लेसी जो है वो मर्ज हो जाता है। अब उसको किसी को भी रेंट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले उसके पास लेसर राइट था क्योंकि वो किराएदार था, तो अब उसका ऑनरशिप जो है उसके पास आ जाती है, तो लेसी का राइट जो है वो मर्ज हो जाता है। उसी तरह ही जब किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है बिना किसी कंसेंट के बहुत सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन कर दी जाती है, तो जिस पार्टी की कंसेंट नहीं ली होती वो डिस्चार्ज हो जाती है। व्हेन वन पार्टी मेक्स ऑल्ट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे एक पार्टी जो है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज कर देती है सिग्निफिकेंटली और दूसरी पार्टी की अप्रूवल लिए बिना, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो जैसे ए एग्री अपॉन ए परमिसरी नोट टू पे ₹5000 टू बी, लेकिन बी क्या करता है 5000 की जगह पे 50,000 कर देता है, तो यहाँ पे ए इज लाइबल टू पे ओनली ₹5,000। डेथ, देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो है पर्सनल स्किल या एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली, जैसे कोई सिंगर है अगर उसकी डेथ हो जाती है या कोई पेंटर है उसके दोनों हाथ कट जाते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने एंटर किए थे वो उसकी पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड थे। जब उसकी डेथ हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। डेथ ऑफ द प्रोमिसर रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और एबिलिटी। इन ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल और एबिलिटी के अलावा होते हैं, तो वहाँ पे अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच, जिसको सेक्शन 73 और 74 डील करता है, ये भी जो है सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। देखो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो उनकी जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको परफॉर्म करना होता है। तो उसी तरह अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करती तो इट मीन्स कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉयलेट किया है, उसकी ब्रीच की है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो इट मीन्स कि दूसरी पार्टी जो सफ़र करती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है दो वे से हो सकती है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच भी जो है इसके भी दो वेज हैं, जब परफॉर्मेंस एक्चुअली ड्यू होता है और सेकेंड सिचुएशन है जब हम उसको एक्चुअली परफॉर्मेंस के दौरान जो है ब्रीच करते हैं। तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ड्यू, देखो यहाँ पे जो व्यक्ति है जब ड्यू होता है उस वक्त अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता, तो ही इज़ लाइबल फॉर इट्स ब्रीच। जैसे ए एग्री टू डिलीवर टू बी 20 बैग्स ऑफ शुगर ऑन 1 सितंबर और उसको 1 सितंबर को सप्लाई नहीं करता, तो यहाँ पे ये एक्चुअल ब्रीच है क्योंकि जिस दिन ड्यू था उस दिन उसने उसकी टर्म्स के मुताबिक जो है चीज़ों को डिलीवर
नहीं किया, तो यहाँ पे पार्टी जो है डिस्चार्ज हो जाती है अगर उसको कोई कंपनसेशन वो क्लेम कर सकती है। उसी तरह ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या है कि पार्टी जो है कुछ पार्ट जो है परफॉर्म करती है पर दूसरी पार्टी एलेज करती है कि ये प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कंडीशन है उसकी ब्रीच हुई है। और उसी तरह क्या है कि ब्रीच इज ओनली ऑफ ए कोलेटरल टर्म विल नॉट इंटाइटल द अदर पार्टी टू रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, बट वहाँ पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर सब्सिडरी टर्म्स की ब्रीच हुई है तो वहाँ पे वो सिर्फ कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसके अंदर हम देखते हैं कोर्ट वर्सेस एम्बरगेट रेलवे कंपनी, सी एग्री टू सप्लाई विद 3900 रेलवे चेयर्स। आफ्टर 178 चेयर डिलीवर हो गई है तो कंपनी ने बताया कि वो और चेयर सप्लाई नहीं करेगी। तो दिस इज़ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो पार्टी है जो सफ़र करती है वो अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। उसी तरह एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे होता है ड्यू डेट से पहले ही पार्टी जो है इन्फॉर्म कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। व्हेन ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट has refused to perform his promise entirely, the promisee may put an end to the contract। तो यहाँ पे क्या है कि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले अगर वो इन्फॉर्म कर देती है तो इट इज़ नोन एज ए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है दैट इज़ द प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रादर देन ए फेलियर टू परफॉर्म। यहाँ पे क्या है कि उसने पहले ही ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना। और उसी तरह क्या है कि मैरिज से पहले जब वो कह देता है कि मैंने शादी नहीं करनी तो डैट इज ए एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटी ब्रीच जो है डैट इज द प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रादर देन ए फेलियर टू परफॉर्म। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन 1 जनवरी टू सेल 500 क्विंटल ऑफ वीट एंड टू डिलीवर इट ऑन द 1 मई। ऑन 15 अप्रैल ए जो है बी को लिखता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू डिलीवर द वीट, तो बी इमीडिएटली उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लेता है कि ख़त्म हो गया है और जो है डैमेजेस के लिए जो है वो मुकदमा फाइल करता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था 1 मई, वो 1 मई तक वेट नहीं करता, वो जिस दिन उसको इन्फॉर्म किया है उसी दिन मान लेता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसको सेक्शन 39 डील करता है। देखो पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि जिस दिन उसको इन्फॉर्म किया है उसी दिन ही वो मान लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो गया है, टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज ब्रोकन एंड टू क्लेम द डैमेजेस अगेंस्ट द अदर पार्टी ऑल्दो द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट येट बीन अराइव्ड। क्योंकि देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन उसके पास है कि टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ऑपरेटिव, कि वो ड्यू डेट तक मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है, वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर ड्यू डेट पे पार्टी उसको एग्जीक्यूट नहीं करती तब उसको जो है नॉन परफॉर्मेंस के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके लिए वो उसको जिम्मेवार ठहराता है। जैसे फ्रोस्ट वर्सेस नाइट के केस में होता है कि डी प्रॉमिस टू मैरी पी एज सुन एज डीज फादर शुड डाई, कि जैसे डी के फादर की डेथ हो जाएगी तो डी जो है पी से मैरिज कर लेगा। ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम डी जो है उसने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने तो इससे शादी नहीं करनी, चाहे अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम नहीं आया था, तो पी जो है वो डी को स्यू कर सकती है फॉर द ब्रीच ऑफ द परफॉर्मेंस। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी मेयर ऑफ डैमेजेस। अगर देखो जिस दिन आपको इन्फॉर्म किया गया है उसी दिन ही आप मान लेते हो, इफ़ द रिपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सेप्टेड और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है इमीडिएटली, तो उसी दिन के हिसाब से देखा जाएगा कि डैमेजेस विल बी मेयर्ड बाय द डिफरेंस, और प्राइस उस दिन जो प्राइस प्रिवेल करती है। जैसे मान लो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस पे आपने 250 पर चेयर के हिसाब से जो चेयर सप्लाई करनी है, बट वहाँ पे जब पार्टी ब्रीच कर देती है ड्यू डेट से पहले ही, तो उस दिन आप देखते हो कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है उसकी 300 है, तो 300 माइनस 250, तो आप 50 रुपीज़ का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। और उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप अलाइव रखते हो तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जो ड्यू डेट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जो उस दिन प्राइस प्रिवेल करती है उसका जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीड पार्टी जो है एक्शन ले सकती है फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच, बट उसी तरह अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है
तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम। देखो लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसको परफॉर्म नहीं किया जाता तो फिर पार्टी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। जैसे मान लो अगर हमने किसी के पैसे देने हैं तो जब ड्यू है तो उसके विद इन 3 ईयर्स वो एक्शन ले सकता है, बट अगर वो 3 ईयर्स के अंदर एक्शन नहीं लेता तो फिर उसके बाद वो केस जो है क्रेडिटर नहीं फाइल कर सकता फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। और ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जिसको सेक्शन 56 डील करता है। देखो यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जब पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उन दोनों पार्टीज़ को पता है, बोथ द पार्टीज दे आर अवेयर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो ये एग्रीमेंट जो है डैट इज़ वॉइड अब इनिशियो, बिगनिंग से ही वॉइड है। जैसे ए एग्रीड विद बी टू डिस्कवर ए ट्रेयर बाय मैजिक, कि मैजिक के द्वारा हम एक खजाने को डिस्कवर कर लेंगे, और बी जो है उसको 1000 पे करेगा फॉर मेकिंग दिस एक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट है डैट इज़ वॉइड ड्यू टू द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और ये जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि देखो जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ये मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पार्टीज़ को पता है, अगर पार्टीज़ को पता है तो ये वॉइड है, अगर पार्टीज़ को नहीं पता, अगर दोनों पार्टीज़ अनअवेयर है तो वॉइड है, अगर यूनिलेटरल है तो ये वॉइड नहीं है। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि जब शुरू में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वैलिड होता है, बट बाद में जाके वो जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर देखो यहाँ पे जो इम्पॉसिबिलिटी है इनिशियल है बट वो दोनों पार्टीज़ को पता नहीं है, तो उसके अंदर बायलेटरल मिस्टेक है तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। जैसे ए अपनी कार जो है बी को सेल करना चाहता है, पर दोनों पार्टीज़ को नहीं पता, कार जो है उसको फायर लग जाती है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है। बट अगर क्या है कि जो इम्पॉसिबिलिटी है वो प्रॉमिसर को पता है, प्रॉमिसी को नहीं पता, तो यहाँ पे प्रॉमिसी लॉस सफ़र करता है, तो उसके लिए वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। उसी तरह हम देखते हैं सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट लेटर ऑन क्या होता है कि वो इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है, इसको हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की ये 3 कंडीशन है। एक्ट जो है इम्पॉसिबल हो गया है, और ये जो इवेंट मतलब जो एक्ट इम्पॉसिबल हुआ है जिसके ऊपर मतलब कोई प्रॉमिसर का कंट्रोल नहीं था, और ये जो इम्पॉसिबिलिटी है डैट इज़ नॉट सेल्फ इंड्यूस्ड बाय द प्रॉमिसर, के प्रॉमिसर की खुद की क्रिएट की हुई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे ए और बी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, पर शादी के टाइम से पहले बी पागल हो जाती है, तो यहाँ पे देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। इनिशियली वो वैलिड होता है क्योंकि दोनों साउंड माइंड के होते हैं, बट बाद में बी जो है वो पागल हो जाती है। और इंग्लैंड के अंदर जो है इसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और उसी तरह क्या है कि देखो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन तब मतलब रोल प्ले करता है जब कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो पार्टीज के कंट्रोल के बाहर होते हैं। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की जो सिचुएशंस हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, या पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाती है, या डेथ हो जाती है, या लॉ चेंज हो जाता है, या नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, या वॉर लग जाती है, जिसको 1 by 1 करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, देखो जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो यहाँ पे क्योंकि दोनों पार्टीज़ का फॉल्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे टेलर वर्सेस कॉल्डवेल के केस में होता है कि एक म्यूज़िक हॉल जो है उसको सर्टेन डेट्स पे किराए पे देना है, बट उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे जो ऑनर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। बट जब सब्जेक्ट मैटर का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय होता है पर बाकी हिस्से नहीं होते, तो ऑनर जो होते हैं अदर पार्ट के अंदर जो डिस्ट्रॉय नहीं है वहाँ पे वो डिस्चार्ज नहीं होता। उसी तरह डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, जैसे यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉमिसर है
वो फिज़िकली इनकैपेबल हो जाता है, या तो वो ऐसा कोई जैसे पेंटर है उसके दोनों हाथ कट जाते हैं तो वो पेंट ही नहीं कर पाता, या उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे जो है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो पार्टीज जो है डिस्चार्ज हो जाती हैं। उसी तरह केस रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन में देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विद एन आर्टिस्ट टू सिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे, बट वो इतना बीमार होता है, उसकी आवाज़ बैठ जाती है, तो डेफिनेटली ही कुड नॉट सिंग। चेंज ऑफ द लॉ, देखो जब क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब लॉ के द्वारा वो जो चीज़ें होती हैं वैलिड होती हैं, बट बाद में वो अनलॉफुल हो जाता है क्योंकि चेंज इन लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑयल सीड्स सप्लाई करने होते हैं, बट बाद में गवर्नमेंट इनकी सेल और परचेज बैन कर देती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो गया है, तो यहाँ पे पार्टी डिस्चार्ज हो जाती हैं। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, देखो जिसके बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे क्रल वर्सेस हेनरी के केस में होता है, एक फ्लैट जो है किराए पे लेना था ताकि जो किंग की जो मतलब उसकी ताजपोशी थी उसको देखने का जो जुलूस था वो देखना था, बट किंग की जो ताजपोशी थी वो क्योंकि किंग बीमार पड़ गया था जिसकी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, अबैंडन कर दिया गया था। अब देखो जिस चीज़ के लिए हमने फ्लैट किराए पे लेना था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, देखो जब क्या होता है कि एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पीस के टाइम पे, बट बाद में वॉर लग जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ए मर्चेंट ऑफ लंदन हैड एग्री टू डिलीवर शुगर फ्री ऑन बोर्ड, बट इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वॉर लग जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में युद्ध लग गया है। अब हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लागू नहीं होता, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते, तो वो सिचुएशन को हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। जैसे डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ ए थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द प्रॉमिसर रिलाइड, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस। तो डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, देखो कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, बट अगर वहाँ पे डिफ़िकल्टी इस वजह से है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या जो चीज़ें हमने डिलीवर करनी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ज़्यादा बर्डनसम हो जाती हैं, या इसमें हमें कम प्रॉफिट होगा, तो इसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल हो गया है। तो यहाँ पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे केशव लाल वर्सेस दीवानचंद के केस में हुआ था, डी एग्री टू सप्लाई कोयल विद मतलब सर्टन फिक्स टाइम के अंदर, बट गवर्नमेंट जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के जो खान होती है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं लागू होगा क्योंकि कोयला मार्केट के अंदर अवेलेबल था, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्केट के अंदर से कोयला लेके एग्जीक्यूट कर सकता था, तो इट इज़ नॉट ए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिफ़िकल्ट थी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी जैसे स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं या सिविल डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता। अब जैसे वर्कमैन जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो लेबर दूसरी जगह पे अवेलेबल होती है, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी भी जो है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की जो प्रोविज़न है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे हरी लक्ष्मण वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के केस में होता है, एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू रिपेयर सर्टन मशीनरी, बट ए वाज नॉट एबल ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ वर्कमैन, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट नहीं कर सकता, डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो ये सफिशिएंट कॉज नहीं था, तो वो बाहर से जो वर्कमैन है उसको हायर करके मशीनरी को रिपेयर करके दे सकता था। और उसी तरह इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द प्रॉमिसर रिलाइड, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ए ने बी को चीज़ें सेल करनी थी प्रोवाइडेड कि वो मिल से उसको प्राप्त होती हैं जिसके साथ उसने ऑर्डर प्लेस किया है, मिल ने सप्लाई नहीं किया तो वो कहीं और से लेके दे सकता था, तो ये भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की खुद की लापरवाही के साथ ये इम्पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे भी सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं है। देखो जब वो एक व्यक्ति जो है वो उसकी अरेस्ट हो जाती है, उसको सज़ा हो जाती है, तो इस वजह से क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं होता क्योंकि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं है। जब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है सेक्शन 56 अप्लाई नहीं करता। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर सेवरल ऑब्जेक्ट्स, तो उनमें से अगर एक ऑब्जेक्टिव जो है फेल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करता। जैसे एक्स ने वाई को बोट जो थी किराए पे दी थी, उसने एक तो क्या था कि नवल रिव्यू देखना था,
जो कि एडवर्ड सेवन की ताजपोशी थी, और उसी तरह एक पूरा जो है उसका फ्लीट का राउंड लेना था। बट ओइंग टू किंग्स इलनेस नावल रिव्यू वाज अबैंडन, बट दूसरी चीज़ें वहाँ पे थी, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, बट यहाँ पे भी सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एक्स ने जो है वाई को कुछ चीज़ें सप्लाई करनी है और गुड्स जो है अल्जीरिया से प्रोक्योर करनी थी, बट रॉयट्स और सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ से वो चीज़ नहीं ला सका, तो ये जो है डिफ़िकल्ट हो गया, वो दूसरी जगह से ला के जो है चीज़ें दे सकता था। तो अब हम देखते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का डॉक्ट्राइन, तो उसके साथ हमने उसकी एक्सेप्शंस भी देनी है। तो अब हम देखते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है उसका इफेक्ट क्या है। देखो, जब इम्पॉसिबिलिटी है उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 प्रोवाइडेड एग्रीमेंट टू एक्ट इफ बिकम्स इम्पॉसिबल, तो ये वॉइड है। और अगर सेक्शन 65 के अंदर किसी व्यक्ति ने इसके अंदर कोई बेनिफिट लिया है जो कि बाद में वॉइड हो जाता है, तो वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे मान सिंह वर्सेस खजान सिंह के केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था बबूल ट्री कट करने का, बट बाद में लॉ आ जाता है कि आपने बबूल ट्री जो है इसको नहीं कट कर सकते, बैन हो गया है, तो ए को लाइसेंस नहीं मिला, भी लाइसेंस लेके कट कर सकते हो। तो उसी तरह उसने कुछ अमाउंट जो है एडवांस में पे किया हुआ था, तो जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है तो वो जो अमाउंट उसने एडवांस में पे किया हुआ है वो वापस ले सकता है। और उसी तरह कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस, सेक्शन 56 सब सेक्शन 3 प्रोवाइड्स वेयर ए पर्सन हैज़ प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस ही माइट हैव नोन इम्पॉसिबल या अनलॉफुल है, और प्रॉमिसर को इस बात की नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी को कंपनसेट करेगा अगर प्रॉमिसी ने कोई लॉस सफ़र किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है लेकिन उसके अंदर जो कंपनसेशन जो पेबल है वो अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ए जो है बी से शादी करना चाहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, बट ए ऑलरेडी मैरिड टू सी है, और लॉ कहता है कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, अगर एक से ज़्यादा शादी करते हो तो वो वैलिड नहीं है। तो अब ए जो है वो बी, क्योंकि बी को इसे ये इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता था, तो ए मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस।